बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटाबेस विद सी शार्प के चौथे लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मल्टीपल एंटिटीज़ और उनके रिलेशनशिप को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। एक बात याद रखें कि मल्टीपल एंटिटीज़ और उनके रिलेशनशिप के दरमियान हैंडलिंग के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें से एक सिनेरियो को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी जो भी आप समझना चाहते हैं कि कैसे होते हैं, तो वो हर केस में ये अलग अलग होते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि ये मल्टीपल एंटिटीज़ हमारे पास बनती कैसे हैं। आमतौर पे मल्टीपल एंटिटीज़ हमारे पास नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए वजूद में आती हैं। जैसा कि इस टेबल को आप देखें, ये वही प्रोडक्ट का टेबल है जो कि हमने पिछले तमाम लेक्चर्स में इस्तेमाल किया है। इसके अंदर मैंने दो फीचर्स और ऐड किए हैं, दो एट्रीब्यूट्स और ऐड किए हैं। एक है मैन्युफैक्चरर का और दूसरा है कंट्री का। अब ये देखें कि जो मैन्युफैक्चरर है इसका ताल्लुक प्रोडक्ट से है। हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर होगा, लेकिन जो कंट्री है इसका ताल्लुक मैन्युफैक्चरर से है। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों एट्रीब्यूट्स के दरमियान फंक्शनल डिपेंडेंसी का मसला आ रहा है। मींस के जो कंट्री है वो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लिहाजा हम इसको एक अलग एंटिटी के तौर पे ट्रीट करेंगे। मींस के मैन्युफैक्चरर एक अलग एंटिटी है और उसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं, प्रोडक्ट एक अलग एंटिटी है और उनके एट्रीब्यूट्स हैं, और उनके दरमियान एक कॉमन एट्रीब्यूट है, वो है मैन्युफैक्चरर का नाम। जैसा कि इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि मैंने प्रोडक्ट का टेबल अलग कर दिया, मैन्युफैक्चरर का टेबल अलग कर दिया। मैन्युफैक्चरर यहाँ पर भी है और मैन्युफैक्चरर यहाँ पर भी है, और यही दोनों के दरमियान जो है वो कॉमन आ रहा है। अच्छा, उसके बाद एक और अहम चीज़ कि हमने ये भी कहा था कि हम आम तौर पे जो हमारी डेटाबेस की प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर हम ऑटो जनरेटेड नंबर इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के हमने प्रोडक्ट आईडी का इस्तेमाल किया, तो बिल्कुल इसी तरह हम मैन्युफैक्चरर का भी नंबर इस्तेमाल करेंगे। तो इसको अगर आप देखें तो दोनों के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरर आईडी जो है वो कॉमन आ रहा है। मींस के एक टेबल के अंदर जो है वो हम मैन्युफैक्चरर आईडी बतौर फॉरेन की इस्तेमाल करेंगे। ये करने इनके दरमियान रिलेशनशिप बनाने के बाद अब हम देखते हैं कि इसको हम सी शार्प में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। जी, तो अपने टेबल डेटाबेस में हम देखते हैं कि हमारे पास अब दो टेबल बन चुके हैं। एक है प्रोडक्ट का टेबल और एक है मैन्युफैक्चरर का टेबल। प्रोडक्ट के टेबल में हमारे पास प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस और नया एट्रीब्यूट जो हमने ऐड किया था मैन्युफैक्चरर आईडी, और फिर हमारा पुराना एट्रीब्यूट रिमार्क्स। अच्छा, मैन्युफैक्चरर आईडी में आप देखें कि 1 2 3 1 मीन्स के गैलेक्सी जो है उसका मैन्युफैक्चरर आईडी 1 है, स्पार्क का मैन्युफैक्चरर आईडी 2 है, नोट का मैन्युफैक्चरर आईडी 3 है, गैलेक्सी का जो मैन्युफैक्चरर आईडी है फिर 1 है, और Y12A का मैन्युफैक्चरर आईडी 6 है, आईफोन का मैन्युफैक्चरर आईडी 5 है, A26 का मैन्युफैक्चरर आईडी 4 है। और अब हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को देखते हैं कि 1 जो है वो सैमसंग का आईडी है। मींस के ये जो गैलेक्सी है इसका इनफैक्ट मैन्युफैक्चरर जो है वो सैमसंग है। इसी तरह स्पार्क का मैन्युफैक्चरर जो है वो टेक्नो है, प्रो नोट 10 का मैन्युफैक्चरर जो है वो इन्फिनिक्स है, गैलेक्सी का मैन्युफैक्चरर जो है वो समथिंग कोई और होगा। तो इस तरह जो है वो दोबारा 1 है, यानी कि दोबारा हमारे पास जो है वो सैमसंग है। तो यहाँ पर जो है वो आप देखें कि हम मैन्युफैक्चरर आईडीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले जो है वो हम अपने डिज़ाइन को देखते हैं कि डिज़ाइन में कुछ हमें तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। यहाँ पर आप देखें कि जो हमारा इंसर्ट डाटा का पोर्शन था, यहाँ पर मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है या ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल जो है वो ऐड किया है। यहाँ से आप उस कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल को देख सकते हैं। ये कंट्रोल मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया है और इसका नाम है CMB मैन्युफैक्चरर। ठीक, और इसको जो हम चला कर देखते हैं तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर प्रोडक्ट की जब बाकी चीज़ें हम एंटर करते हैं तो इस ड्रॉप डाउन से हम मैन्युफैक्चरर्स को सिलेक्ट करेंगे। अब आप ये देखें कि मैंने अभी तक जो है वो कोई क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं की हुई, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर मैं मैन्युफैक्चरर को सिलेक्ट करने के काबिल हूँ। तो इनफैक्ट इसके पीछे क्यूरी मौजूद है। तो ये देखेंगे कि हमने जो है वो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को अपने डेटाबेस के साथ कैसे मैनेज किया है। तो मैंने इसके अंदर ये शर्त लगाई थी कि जो ही मेरा ये फॉर्म लोड होगा, ओपन होगा, फ़ौरन ही जो है वो मैन्युफैक्चरर के टेबल से हम क्यूरी करके सारे मैन्युफैक्चरर पिकअप करके यहाँ पर शो करवा देंगे। और जब हम मैन्युफैक्चरर का डाटा किसी प्रोडक्ट का डाटा एंटर करेंगे तो ड्रॉप डाउन से हमें मैन्युफैक्चरर जो है बड़े आराम से हम ढूंढ लेंगे।
तो इसके पीछे जो कोड लिखा हुआ है, इस कोड को हम देखते हैं। ये है मेरे पास फॉर्म 1 का लोड इवेंट। इस लोड इवेंट के अंदर यानी कि जो ये फॉर्म लोड होगा फ़ौरन ही जो है आप देखेंगे हमने क्यूरी लगाई है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मैन्युफैक्चरर के टेबल से हमने क्यूरी लगाई, और उसके बाद हमने जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है इस डाटा टेबल को फिल करवाने के बाद वो हमारे इस ड्रॉप डाउन में बाइंड होने चाहिए। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा कोड लिखा है मैंने कि जो आपका कम्बो बॉक्स है मैन्युफैक्चरर का, इसकी प्रॉपर्टी है डाटा सोर्स प्रॉपर्टी। इसको मैंने फिल करवा दिया है या अटैच कर दिया है डाटा टेबल के साथ, तो ऑटोमेटिकली जो है ये हमारे पास पूरा टेबल जो है वो इस कम्बो बॉक्स के साथ अटैच हो जाएगा। अच्छा, अब दो चीज़ें और हमने सेट करनी है। एक हमने ये सेट करना है कि इस कम्बो बॉक्स में हमें क्या दिखाई दे। तो इस कम्बो बॉक्स में जो है वो हमें दिखाई दे रहा है मैन्युफैक्चरर का नाम, क्योंकि कई एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखें हमारे मैन्युफैक्चरर के टेबल में तो 3 एट्रीब्यूट्स हैं, मैन्युफैक्चरर आईडी, मैन्युफैक्चरर नेम और उसका कंट्री। अब हमने इस कम्बो बॉक्स में क्या दिखाना है, इस कम्बो बॉक्स में हमें क्या नज़र आना चाहिए। तो हम चाहते हैं मैन्युफैक्चरर का नेम नज़र आए, ना कि उसका कंट्री या उसका मैन्युफैक्चरर आईडी। तो हम यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी हैंडल करेंगे वो है हमारे पास डिस्प्ले मेंबर, यानी कि जो डिस्प्ले होना चाहिए मैन्युफैक्चरर नेम। अगर मैं यहाँ पे कंट्री कर दूंगा तो कंट्री नज़र आना शुरू हो जाएगा, आईडी कर दूंगा तो आईडी नज़र आना शुरू हो जाएगा। दूसरा ये कि जब हम एंटर करें तो बजाय इसके कि कंट्री का नेम एंटर हो उसका आईडी एंटर हो, तो इसके लिए हम यहाँ पर इसकी दूसरी एक प्रॉपर्टी है वैल्यू मेंबर, यानी कि बिहाइंड द सीन जो वैल्यू काम कर रही होगी या जो एट्रीब्यूट इसका काम कर रहा होगा वो उसका आईडी होगा, और वो हमने बाइंड करवा दिया है मैन्युफैक्चरर आईडी से। मींस के इस टेबल के अंदर से मैन्युफैक्चरर आईडी बाइंड हो गया वैल्यू मेंबर से, नेम बाइंड हो गया डिस्प्ले मेंबर से। ये दो सेटिंग हमने करनी है। मींस का टोटल 3 सेटिंग, डाटा सोर्स सेट करना है, डिस्प्ले मेंबर सेट करना है और वैल्यू मेंबर सेट करना है। तो हमारे पास जो है वो डाटा सही तरह से व्यू होना शुरू हो जाएगा, और फिर जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक नई प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, गैलेक्सी A10 और उसकी प्राइस मैं एंटर कर देता हूँ लेट्स सपोज 15,000। मैन्युफैक्चरर जो है वो हमारा सैमसंग है, ठीक है जी। और इसके मार्क्स मैंने ऐड कर दिया और सेव पर क्लिक कर दिया, डाटा सेव हो गया। और यहाँ पर अगर आप इसको लोड करवा कर देखें तो ये आखिर में जो है वो गैलेक्सी 19 जो है वो ऐड हो गया है, ठीक है। और इसका मैन्युफैक्चरर आईडी भी 1 है। इसी तरह लेट्स सपोज के मैं इसके अंदर एक और ऐड करता हूँ, ठीक है। अब इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो एप्पल है, लिहाजा इसको भी हम सेव कर देते हैं। सेव हो गया, इसको भी हम लोड करवा देते हैं, तो अब हमारे पास ये लोड हो गया। अच्छा, आप लोगों के पास ये चीज़ आ सकती है कि जी 7 के बाद 8 आना चाहिए था, लेकिन ये 10002 आ गया। तो इसकी वजह जो है वो हमारे SQL सर्वर का एक इशू है जो फ़िलहाल हमारे स्कोप से बाहर है, लेकिन फिर हम कभी इसको डिस्कस कर लेंगे। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट होते हैं और आमतौर पर लोगों को नज़र भी नहीं आते। तो हम यहाँ पर जो है वो इसको हम बहस में नहीं डालते, लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर 2 एंट्रीज़ मैंने कर दी और उसके बाद जो है वो मैंने 2 मरतबा जो है वो इसकी वैल्यूज़ एंटर कर दी है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हम आप ये देखेंगे कि मैंने यहाँ से जो डिस्प्ले मेंबर सेलेक्ट किया है ऑटोमेटिकली उसकी जो वैल्यू है वो भी सिलेक्ट हो जाएगी। अब इसके इंसर्ट के कोड में हम जाते हैं, सेव के कोड में। सेव के कोड में मुझे थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ी है। एक तो मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, मैन्युफैक्चरर आईडी जो है वो ऐड करना पड़ा है पहले। हालांकि तो मैन्युफैक्चर सिर्फ ये 3 चीज़ें थी, क्योंकि जो उसकी प्रोडक्ट की आईडी थी वो ऑटो जनरेटेड थी, इसको हमने दिया नहीं था, पास नहीं किया था। लेकिन अब मैन्युफैक्चरर आईडी हमें ऐड करनी पड़ी, जो कि हम कम्बो बॉक्स की सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी से उठा रहे हैं, और उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ा है, क्योंकि इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो डाटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट है।
बहरहाल इसको हम यहाँ पे पास करेंगे और कोई और तब्दीली हमें करने की ज़रूरत नहीं। कलेक्शन में, ओपन क्लोज़ में और कमांड एग्जीक्यूशन में बाकी सारा काम वैसे ही चलेगा। और जस्ट जो है वो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ऐड किया और उसके बाद जो है वो हम अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। ठीक, तो इस तरह जो है वो हमारे पास ये चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। सिमिलरली जब हम अपने इस कोड को चलाते हैं और इसके अंदर से जो है वो हम कोई चीज़ एडिट करने लगते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर जो है वो इस 3 नंबर जो है एंटिटी को चेंज करना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ या डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं डबल क्लिक करके इसको इधर लोड करवाऊँगा। तो आप देखें कि जो ही मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया फ़ौरन ही जो है वो इसके एट्रीब्यूट्स ऐड हो गए और ये जो फ़ौरन की थी वो भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई। दोबारा एक मरतबा फिर हम चला कर देखते हैं। लेट्स सपोज के दोबारा चला लेता हूँ। लोड करवाया, इस एंटिटी नंबर 3 पर डबल क्लिक किया, यहाँ पर देखें सैमसंग नज़र आ रहा है, लेकिन जो ही मैं 3 पे डबल क्लिक करूँगा फ़ौरन ही यहाँ पर इन्फिनिक्स हो गया, जो कि इसका मैन्युफैक्चरर है। यहाँ से आप देखें तो 3 नंबर मैन्युफैक्चरर इन्फिनिक्स है और ये मैन्युफैक्चरर जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे हुआ, यानी कि लोड तो सही हो गया, लोड के बाद हमने डाटा कैसे इसको शो करवा दिया। तो इसके कोड में अगर आप आ जाएँ, वही रो हेडर डबल क्लिक के ऊपर जो है वो मुझे एक लाइन ये ऐड करनी पड़ी, क्योंकि रिमार्क्स को हम आखिर में रह गए हैं, लिहाजा इसका जो कॉलम इंडेक्स है वो 3 कर दिया मैंने, बजाय इसके कि इसको मैं 4 करता, इसको मैंने 3 कर दिया। अब 0 पे आईडी, 1 पे नेम, 2 पर प्राइस, 3 पर मैन्युफैक्चरर आईडी और 4 पर रिमार्क्स। बिल्कुल इसी तरह फिर हमने जो है वो इन सेल्स के अंदर से वैल्यूज़ उठाई, तो मैन्युफैक्चरर आईडी भी हमने पिकअप कर ली। उसके बाद इनको हमने मैन्युफैक्चरर आईडी को सिलेक्टेड वैल्यू के साथ अटैच कर दिया। अब जो ही मैंने सिलेक्टेड वैल्यू के साथ अटैच किया तो ये जो कि पहले ही पॉपुलेटेड है थ्रू डेटाबेस, पहले ही जो है वो इसका डाटा सेट जो है वो डेटाबेस जो है वो फिल हो, कम्बो बॉक्स जो है वो डेटाबेस के साथ डिस्प्ले मेंबर और वैल्यू मेंबर सेट हो जाएगा। जो ही सिलेक्टेड वैल्यू पे हमने इसको सिलेक्टेड वैल्यू असाइन की, फ़ौरन ही जो है वो इसने इसके आईडी को पिकअप किया और जो ही आईडी को पिकअप किया इसने इसका डिस्प्ले मेंबर भी जो है वो तब्दील कर दिया। इसी तरह अगर आप देखें ये 6 पर आईफोन पड़ा हुआ है, इसका मैन्युफैक्चरर एप्पल होना चाहिए, फ़िलहाल इन्फिनिक्स है, 6 पर डबल क्लिक किया, ये एप्पल हो गया। सिमिलरली इसका जो Y112 का मैन्युफैक्चरर है वो आईटेल है, उस पर डबल क्लिक किया तो ये वीवो है, तो ये वीवो हो गया। तो जिस पर भी आप डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली उसका एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पहले ही डेटाबेस के साथ बाइंड है। और जो ही आप इसकी सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी सेट करेंगे फ़ौरन ही जो है ये उसी इंडेक्स को पिकअप कर लेगा जो कि उसकी डिस्प्ले मेंबर के साथ अटैच है। और फिर जब हम इसको अपडेट पर क्लिक करेंगे तो फिर आप देखेंगे यहाँ पर भी मैंने जो है वो मैन्युफैक्चरर आईडी इस्तेमाल की। अपडेट के टेबल के अंदर जहाँ पे बाकी सारी प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं वहाँ पे मैन्युफैक्चरर आईडी भी सेट की और बाकी सारा काम वैसे ही चलेगा। मींस के मैंने यहाँ पर जो है वो इसकी प्राइस अगर मैं 20,000 कर दूँ और अपडेट पर क्लिक करूँ तो ये रो अपडेट हो गई। अब ये इसकी जो 15,000 थी वो लोड डाटा के बाद आप देखिएगा ये 20,000 हो गया। अब लेट्स सपोज के जी मेरे पास Y12 है, मुझे अंदाज़ा होता है कि जनाब इसका मैन्युफैक्चरर आईडी ठीक नहीं है, 6 ये इसका जी वीवो है, मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ जी आईटेल। और अब मैं इसको अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि अगली मरतबा जब ये रीलोड होगा डाटा तो Y12A पे मैन्युफैक्चरर आईडी 4 हो गया, जो कि यहाँ पे इस टेबल के मुताबिक आईटेल का है, पहले इसका वीवो था, इसका 6 यहाँ पे हमने सेट किया हुआ था। तो ये हमारे पास जो है एक सिनेरियो है जिसको हमने फॉरेन की को इस्तेमाल करते हुए इम्प्लीमेंट किया है। अब हम ये देखेंगे कि बजाय इसके कि इस टेबल के अंदर मैन्युफैक्चरर आईडी नज़र आए, हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी हमें मैन्युफैक्चरर का नाम नज़र आए। तो यहाँ पर हम ज्वाइन इस्तेमाल करेंगे, हम अगले पार्ट में देखते हैं, जो कि इसी वीडियो का ही हिस्सा है जी।
लेक्चर के इस हिस्से में हम देखते हैं कि अगर हमने अपने ग्रिड व्यू को थोड़ा सा एडिट करना हो और उसके अंदर हमने मखसूस कॉलम दिखाने और ख़ास तौर पे ऐसे कॉलम जो किसी दूसरे टेबल में पड़े हुए हों, तो फिर हम ये काम कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर हम प्रोडक्ट आईडी दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट नेम दिखा रहे हैं, प्राइस दिखा रहे हैं और मैन्युफैक्चरर नेम दिखा रहे हैं, जबकि हमें मालूम है कि प्रोडक्ट के टेबल में हमारे पास मैन्युफैक्चरर आईडी है, मैन्युफैक्चरर नेम नहीं है। मींस के हम ये नाम जो हमारे पास मैन्युफैक्चरर के टेबल में पड़े हुए हैं और ये जो प्रोडक्ट के टेबल में प्रोडक्ट आईडीज़ पड़ी उनको हमने इकट्ठा करके एक ही ग्रिड व्यू के अंदर शो करना है। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, इस मकसद के लिए हमें जॉइन की क्यूरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, यानी कि दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा। ये जॉइन की क्यूरी कैसे काम करती है आए देखते हैं। ये क्यूरी मैंने लिखी हुई है, ज़रा इसको देखें। इसके अंदर दोनों टेबल्स को ही सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप मखसूस कॉलम की लिस्ट भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारे कॉलम उठा लिए क्योंकि मेरे पास चंद ही कॉलम है। अगर आपका टेबल बहुत बड़ा है तो आप उसे मखसूस कॉलम ही पिकअप करेंगे। दूसरा, यहाँ पर जब फ्रॉम की क्लास के अंदर आप तमाम टेबल जिनके से आप डाटा गेट कर रहे हैं उनके नाम लिखेंगे। इस तरह हम प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरर से डाटा गेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरर के नाम लिखेंगे। अलबत्ता जो वेयर क्लॉज है ये बहुत अहम है और इसको जो है वो आप देखें तो इसके अंदर हमने मैन्युफैक्चरर की आईडी जो कि प्रोडक्ट के टेबल में है और मैन्युफैक्चरर आईडी जो कि मैन्युफैक्चरर के टेबल में है, इन दोनों को आपस में मैच करवाया है। तो जब हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके रिज़ल्ट में आप देखें कि हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी आ रही है और मैन्युफैक्चरर की इंफॉर्मेशन भी आ रही है और कॉरेस्पॉन्डिंगली आ रही है। इस तरह गैलेक्सी सैमसंग की प्रोडक्ट है, स्पार्क टेक्नो की प्रोडक्ट है, नोट इन्फिनिक्स की प्रोडक्ट है, गैलेक्सी A12 फिर सैमसंग की प्रोडक्ट है, आईफोन 12 जो है वो हमारे पास एप्पल की प्रोडक्ट है, सो ऑन। तो यही काम जो है वो अब हमने अपने उस ग्रिड व्यू में करना है जिसको कि हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मींस के यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, प्राइस, मैन्युफैक्चरर और रिमार्क्स को दिखा रहे हैं। एक और चीज़ के इस क्यूरी के अगेंस्ट तो हमारे पास प्रोडक्ट आईडी भी आ रहा है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर आईडी भी आ रहा है, कंट्री भी आ रहा है, लेकिन हम सबको नहीं दिखा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने पसंद के कॉलम दिखा रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट नेम, प्राइस, मैन्युफैक्चरर नेम और रिमार्क्स। तो ये कॉलम हम कैसे गेट करेंगे, इस मकसद के लिए जो है वो हम अपने डाटा ग्रिड व्यू को थोड़ा सा एडिट करेंगे। जी, ये हमारा डिफ़ॉल्ट ग्रिड व्यू है। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसमें कॉलम को ऐड करेंगे। अगर आप इसके कोड में जाएं तो आप यहाँ पर ये देखें कि हम पहले प्रोडक्ट की ऊपर क्यूरी लगा रहे थे और उसके बाद सॉरी यहाँ पे आप देखें तो हम प्रोडक्ट के ऊपर क्यूरी लगा रहे थे, उसको एग्जीक्यूट करवा रहे थे और हम डाटा टेबल को फिल करवा रहे थे और जस्ट डाटा सोर्स असाइन कर रहे थे। लेकिन अब हमें कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा। पर हम आते हैं यहाँ पे एक छोटा सा बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करें और एडिट कॉलम में चले जाएं। ये काम आप कर सकते हैं या फिर आप इसकी प्रॉपर्टी विंडो में आ जाएं और यहाँ पर आप कॉलम का जो प्रॉपर्टी है उस पर आप यहाँ पे आपको छोटा सा एक बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर आप दोनों से हमें इस विंडो में आ जाएंगे। ये हमारी एडिट कॉलम की विंडो है। इससे हम अपने मर्ज़ी की कॉलम यहाँ पर रख भी सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमें प्रोडक्ट आईडी लाजमी चाहिए क्योंकि ये हमने शो करवानी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐड जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम कॉलम का नाम देंगे प्रोडक्ट आईडी और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी मीन्स के कॉलम का नाम दिया हमने, इसकी टाइप सेलेक्ट की, टेक्स्ट बॉक्स कॉलम चाहिए और प्रोडक्ट आईडी चाहिए। अब हमने ये दिखाना नहीं है तो इसका विजिबल हम फॉल्स कर देंगे और इसको हम ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए थी, प्रोडक्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स फॉर्मेट में दिखाना। अगर आप इसको ओपन करके देखें तो हमारे पास बटन भी है, चेक बॉक्स भी है, कम्बो भी है, इमेज भी है, लिंक भी है और टेक्स्ट बॉक्स भी है। तो हम आमतौर पर टेक्स्ट बॉक्स सिंपल डाटा दिखाना हो तो टेक्स्ट बॉक्स को इस्तेमाल करते हैं, अगर इमेजेस को दिखाना हो तो इमेजेस इस्तेमाल करेंगे और अगर कम्बो बॉक्स को दिखाना हो तो कम्बो बॉक्स इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल टेक्स्ट बॉक्स में ही चल रहे हैं हम। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर जो है वो हम उस कॉलम का हेडर प्रोडक्ट नेम। अब आईडी हमने नहीं छुपाना था लेकिन नेम दिखाना है, लिहाजा विजिबल पे क्लिक कर दिया। और हम अगर ये चाहें कि कोई यूज़र इसको चेंज ना कर सके तो इसको रीड ऑनली भी कर देते हैं, इसको हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद कॉल
ऐड करते हैं, इसको ऐड किया, क्लोज कर दिया। ठीक, यहाँ पर आप देखें कि हमने अपने पसंद के कॉलम जो हैं वो शामिल कर लिए हैं और यहाँ पर हर कॉलम की हम प्रॉपर्टीज़ इस तरह, जिस तरह प्रॉपर्टी विंडो आपको ये नज़र आ रही है, बिल्कुल इस तरह प्रॉपर्टी विंडो ये भी है, यहाँ पे भी हम सेटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर जो हमें अहम सेटिंग करनी है वो है हमारे पास डाटा प्रॉपर्टी नेम, यानी कि हमने इस कॉलम को अपने डेटाबेस के किस कॉलम के साथ बाइंड करना है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पर आप स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी है आपने, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, मैन्युफैक्चरर नेम। यहाँ पे आपने एग्जैक्टली बताना है कि किस कॉलम के साथ बाइंड करना, तो स्पेलिंग एग्जैक्टली वही होने चाहिए जो यहाँ पर डेटाबेस में आ रहे हैं। तो बेहतर यही है कि आप जैसे कि इनको टाइप करें, आप यहाँ से इनको कॉपी कर लें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ प्रोडक्ट नेम जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इस पर राइट क्लिक किया, कॉपी, और यहाँ पर प्रोडक्ट नेम पे जाकर पेस्ट। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आप कोशिश करें कि सबके कॉपी करके पेस्ट कर लें। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि स्पेलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ये जस्ट इनके हेडर्स हैं। ये अगर गलत भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, देखने में बुरे लगेंगे लेकिन होंगे नहीं। तो अगर आप बेहतर है कि इनको भी ठीक ही रखें। मिसाल के तौर पे यहाँ पर इसका जो हेडर टेक्स्ट है इसको आप इस तरह से ठीक कर लें। ये ठीक हो गया और इसको ओके कर दें। आप देखें कि अब आपके पास जो है वो सारे कॉलम नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ वो कॉलम नज़र आ रहे हैं जिनको कि आपने विजिबल किया था और इसके अलावा इजाफी कॉलम मौजूद नहीं है। इसको सेव कर लिया हमने। अब अपने कोड में आ जाते हैं। तो जो क्यूरी हमने यहाँ पर लिखी थी एग्जैक्टली वही क्यूरी जो है वो हम अपनी यहाँ पर लिखेंगे। कोई हम इसके अंदर पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है, तो पैरामीटर बेस हम नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर जो है वो क्यूरी में हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे, बाकी हमारी सारी चीज़ें वही रहेंगी। अलबत्ता एक चीज़ हम तब्दील करेंगे, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कोड लिखेंगे, ऑटो जनरेटेड कॉलम्स इज इक्वल टू फॉल्स। इसको हम ज़रूर फॉल्स कर देंगे ताकि हमारे पास जो आउटपुट है वो ठीक रहे, वरना ये क्या करेगा कि हमारे कॉलम भी ऐड कर देगा और जो इस क्यूरी के अगेंस्ट ये सारे कॉलम जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये भी सारे ऐड कर देगा और हम सभी दिखाना शुरू कर देगा। वो सारे हमने नहीं देख लिया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। और लोड डाटा पे क्लिक करते हैं। तो आप देखें कि अब हमारे पास मैन्युफैक्चरर आईडी के बजाय मैन्युफैक्चरर नेम नज़र आ रहे हैं प्रोडक्ट के साथ, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास ऐसे ही हैं। अब थोड़ा सा जो है वो अपडेट में हमें प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हम मैन्युफैक्चरर आईडी जो है वो यहाँ पर नहीं बना रहे, उसको हमें यहाँ पर बनाना चाहिए। तो हम इस कॉलम को भी बनाते हैं। यहाँ पे जस्ट हम क्लिक करते हैं, एडिट में जाते हैं और यहाँ पर जाकर जो है वो एक कॉलम और ऐड करते हैं। उसका नाम रख देते हैं ये हम मैन्युफैक्चरर आईडी। टेक्स्ट बॉक्स कॉलम है, मैन्युफैक्चरर आईडी विजिबल होना ज़रूरी नहीं है। ऐड कर दिया और क्लोज कर दिया, और इसको इसकी डाटा प्रॉपर्टी जो है वो हम ये भी ओके कर देते हैं। यहाँ पर हमने ये सबकी प्रॉपर्टी सेट कर दी। यहाँ पर हमें जब हम एडिट का काम करेंगे तो हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कि जो हमारे पास कॉलम की तरतीब मौजूद है वही जो है वो यहाँ पर भी हम जब रो हेडर पर डबल क्लिक करते हैं तो हमें पता होनी चाहिए। प्रोडक्ट आईडी का कॉलम 0 है, यहाँ पे आप इसमें आ जाएं। प्रोडक्ट आईडी का कॉलम 0 है, फिर प्रोडक्ट नेम है, फिर प्राइस है, फिर मैन्युफैक्चरर नेम है, फिर आईडी है। अब आईडी को एक स्टेप हम ऊपर कर देते हैं, 0 1 2
3। ओके, और सारी चीज़ें सेट हो गई। रिमार्क्स को हम आखिर में ले लें तो रिमार्क्स को भी हम जो है वो एडिट कर देते हैं। रिमार्क्स की वैल्यू जो है वो बजाय इसके कि हम 3 से उठाएंगे, हम 5 से उठाएंगे। इस तरह बोला कि 0 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पर जो है वो जब हम इसको चलाएंगे तो अब हमारे पास अपडेट भी जो है वो बिल्कुल ठीक काम करेगा जिस तरह पहले काम कर रहा था। डाटा लोड करवाया और ये हमारे पास इसके मुताबिक इंफॉर्मेशन होना शुरू हो गई। अब हम इसको हम तब्दील कर दें और अपडेट पे क्लिक करें तो डाटा हमारे पास अपडेट भी हो गया। ये हमने नोट 10 प्रो की प्राइस को तब्दील किया है, रीलोड करते हैं तो ये अपडेट हो गया। तो ये हमारा चौथा पार्ट था और इसके बाद इसका 5वां पार्ट भी आएगा। इस 5वें पार्ट में हम देखेंगे कि प्री कंपाइल्ड क्वेरीज़ को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। वो बड़ा अहम है, उसको भी हम ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह। कल मैं उसको अपलोड कर दूँगा, तो बराए मेहरबानी आप लोग जो हैं उनको तैयार कर लें, ये इम्तिहान का हिस्सा हो सकते हैं।